दिस इज प्रिया। वेलकम टू लर्नर्स हब। आज के इस सेशन में हम जीव जगत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का एक चैप्टर है और आपके जूनियर एडेड एग्जाम के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और साथ ही आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं सजीवों के लक्षण के बारे में, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीवों का वर्गीकरण, साथ ही कोशिका और सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने चारों ओर पाए जाने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी, नाले आदि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं कि इनमें कुछ में जीवन है और कुछ में नहीं है। जैसे मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, मनुष्य या पेड़ पौधे, ये सारे सजीव हैं। और जबकि पत्थर, चट्टान, जल, नदी, पहाड़, ये सब निर्जीव हैं। तो आपने कैसे पहचाना? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं? तो हाँ, सजीवों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे उनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी जैविक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सजीवों के लक्षण के बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं। जैसे पहला लक्षण है पोषण। सभी जीवों को अपने शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर आप में ऊर्जा नहीं होगी तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ऊर्जा कैसे मिलती है? ये ऊर्जा आपको भोजन से प्राप्त होती है। तो हरे पेड़ पौधों में पोषण की क्या प्रक्रिया होती है? आप सभी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनके अलावा और कोई जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आप परिचित होंगे। जैसे कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ये मिट्टी से जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन निर्मित करते हैं और इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार जो इन्होंने भोजन का निर्माण किया, इस भोजन को फिर ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं। तो हरे पेड़ पौधे तो स्वपोषी हैं। अब कुछ जंतु अपना भोजन इन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि बकरी, हिरन, चूहा, गाय, भैंस, ये सभी ये शाकाहारी हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये शाकाहारी हो गए। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करके यानी उनको मारकर खाते हैं, तो ये मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, बिल्ली, ये सब। जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी और अन्य जंतुओं से भी यानी कि दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये पेड़ पौधों और विभिन्न जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया हुई। सर्वाहारी में जैसे मनुष्य, कॉकरोच, ये सारे आ जाते हैं। ये पोषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है श्वसन। सभी जीव श्वसन करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि सभी जीव, चाहे वो जंतु हो या पौधे हों, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन गैस, हम जब श्वास लेते हैं ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। मनुष्यों में ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है? भोजन का जारण होता है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इस प्रकार बनी ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्य में करते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। हम मनुष्यों में ये श्वसन
फेफड़ों द्वारा किया जाता है। लेकिन मछली जल में रहती है, तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करती है और श्वसन करने में गलफड़े उसकी सहायता करते हैं। यानी मछली में श्वसन गलफड़े द्वारा किया जाता है। वहीं मेढक की बात करें तो मेढक में त्वचा और फेफड़ों दोनों के द्वारा ही श्वसन होता है। जब मेढक जल में रहता है तो त्वचा के द्वारा, और जब वो बाहर ज़मीन पर रहता है तब वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो ये हो गई श्वसन की प्रक्रिया। और पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो पौधों में गैसीय आदान प्रदान उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र या छिद्र होते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं, उनके द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। अब जैविक क्रियाएं जैसे पाचन और श्वसन, इसके फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ये जो शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं, ऐसे पदार्थ बनते हैं पाचन और श्वसन के फलस्वरूप। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना होता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। जैसे जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? मल मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ये सारे जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है? तो हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर आप उनके उत्सर्जी पदार्थ देखें तो गोंद, रबर, रेजिन, टैनिन, ये सब पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है। अब बात करते हैं संवेदनशीलता। अगर अचानक से कहीं पटाखे की आवाज़ होती है तो आपने देखा होगा कि पेड़ पर बैठे पक्षी वो उड़ जाते हैं। अगर आपका हाथ अचानक से किसी गर्म वस्तु पर ऐसे छू जाता है और तुरंत हाथ हटा लेते हैं। अगर आपके सामने आपकी फेवरेट डिश या कोई मिठाई रखी हो तो उसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये उदाहरण क्या बता रहे हैं? ये उदाहरण ये हमें बताते हैं कि सभी जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया स्वतः होती है। जैसे कि पटाखे की आवाज़, गर्म वस्तु या मनपसंद पकवान, ये सब क्या है? उद्दीपन है जो आपको प्रेरित करते हैं कि अनुक्रिया करने के लिए। पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हटा लेना या मुंह में पानी आना, ये सब क्या है? अनुक्रिया है। यानी जो उद्दीपन थे उनके प्रति आपने अनुक्रिया की, या सभी जीवों द्वारा अनुक्रिया की गई। तो संवेदनशीलता क्या है? किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये आप सामने चित्र में देख रहे हैं, ये छुई मुई का पौधा है। बचपन में मुझे ये पेड़ मिला था, तो मैंने जब इसे टच किया तो इसकी पत्तियाँ सिकुड़कर बंद हो जाती थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं बार बार टच करके इनको देख रही थी। तो इससे ये समझ में आता कि पौधे भी संवेदनशील होते हैं। ये छुई मुई का जो पौधा है ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे और भी कुछ पौधे होते हैं, जैसे कुछ फूल सुबह खिलते हैं, रात रानी रात में खिलती है, दिन में बंद हो जाती है। तो हमें यही समझ में आता है कि सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस प्रकार से संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं? हम सभी मनुष्य देखने, सुनने, स्पर्श, गंध और स्वाद का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं कि वृद्धि। तो सभी जीवों में वृद्धि होती है। जैसे मनुष्यों में या जंतुओं में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, जबकि पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत होती रहती है। जब मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, छोटा सा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होकर वो वयस्क हो जाता है, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाती है और वो वयस्क हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी, पेड़ पौधों में एक छोटा सा बीज होता है जिसके अंकुरण के पश्चात एक नन्हा सा पौधा निकलता है।
और ये नन्हा पौधा धीरे धीरे वृद्धि करके एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। यानी कि प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है और यह प्रक्रिया ही कहलाती है वृद्धि। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। अब बात करते हैं प्रजनन। हमने पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, उसके बाद वृद्धि और अब देख रहे हैं प्रजनन के बारे में। तो ये सभी सजीवों के लक्षण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जानते हैं प्रजनन। तो क्या आपने कभी पक्षियों के घोंसलों को देखा होगा? ये सामने चित्र में भी देखें। तो जब कोई भी पक्षी अपने घोंसले में अंडे देते हैं, कुछ दिनों पश्चात उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो ये उस चिड़िया के समान ही होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि ये सभी अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं और ये धीरे धीरे बड़े होकर वयस्क होकर उन्हीं के समान बन जाते हैं। तो अगर आप पौधे के बीज को जमीन पर, मिट्टी पर बो देते हैं तो कुछ समय पश्चात या कुछ वर्षों में वो भी एक पौधे से एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो हमें ये समझ में आता है कि सभी जंतुओं में और पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यह क्षमता या इस क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। अब जानते हैं कोशिका के बारे में। हम सभी जीवों का शरीर बहुत ही छोटी छोटी सी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। जैसे एक मकान के निर्माण में बहुत सारी ईंटों का प्रयोग होता है और उन ईंटों के से मिलकर एक विशाल मकान तैयार होता है। तो वैसे हमारे शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ। और प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं, यानी कि ये जो जैविक क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, ये सारी जैविक क्रियाएं हर एक जीवित कोशिका में लगातार होती रहती हैं। अब जानते हैं सजीवों का वर्गीकरण। सजीव और निर्जीव में अंतर तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जो सजीवों के लक्षण हैं उनसे विपरीत निर्जीवों के लक्षण होंगे। यानी जैसे कि सजीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है तो निर्जीवों में नहीं होती है। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। तो ये सारे जो भी सजीवों के लक्षण हैं उनके विपरीत लक्षण निर्जीवों के होंगे। तो यही अंतर है मूल रूप से सजीव और निर्जीवों में। तो अब जानते हैं सजीवों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत जानते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को वर्गीकृत करने के अनेक तरीके हैं, जैसे संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर, या वास स्थान या जहाँ पर वो वास करते हैं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला हम संरचना के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं जंतुओं का। तो संरचना के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। तो एक कोशिकीय जंतु वो हैं जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको आप माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। ये रहते कहाँ हैं? ये नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं और आप इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और एक कोशिकीय जीव इस धरा पर जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीव, यानी जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वे बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य आदि। जीवाणुओं की जो कोशिकाएं हैं वो सबसे छोटी हैं
जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछता है तो जीवाणुओं की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हमने एक कोशिकीय जंतुओं के बारे में भी जान लिया, और उसके उदाहरण थे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। और बहुकोशिकीय जंतुओं में हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य और आदि बहुत सारे, ये सभी बहुकोशिकीय जंतुओं के उदाहरण हैं। अब दूसरा आधार है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु में वर्गीकृत किया गया है। अकशेरुकी जंतु मतलब ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, तो इनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता। वहीं कशेरुकी जंतु यानी कि जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है यानी उनमें मेरुदंड पाया जाता है, तो उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मछली, मेढक, पक्षी, गाय, इनमें मेरुदंड पाई जाती है, तो ये कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। ये आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये अकशेरुकी जंतुओं के उदाहरण हैं और ये कशेरुकी जंतुओं के उदाहरण हैं। अब तीसरा आधार है प्रजनन विधि के आधार पर, जिसमें पहला है अंडयुज। अंडयुज यानी कि अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जो जंतु अंडे देते हैं। जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सर्प यानी सांप, पक्षी, कीड़े मकोड़े जो अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज कहते हैं। और जरायुज मतलब जो बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, ये बहुत सारे, ये सभी जरायुज हैं। तो प्रजनन विधि के आधार पर अंडयुज और जरायुज में वर्गीकृत किया गया है जंतुओं को। चौथा आधार है वास स्थान के आधार पर, यानी वो जहाँ निवास करते हैं। जैसे कुछ जंतु हैं जो जल में निवास करते हैं, तो जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली, मगरमच्छ, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। और वायवीय जंतु यानी अधिकांश समय तक जो वायु में ही उड़ते रहते हैं, ऐसे जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे पक्षी, अब पक्षी में बहुत सारे पक्षी, सभी पक्षी मतलब, तो ये वायवीय जंतु हैं। वहीं बात करें स्थलीय जंतु की, जो जंतु स्थल पर रहते हैं, तो उन जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य और भी बहुत सारे जंतु हैं जो स्थल पर निवास करते हैं, वो स्थलीय जंतु कहलाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक, कछुआ आदि, तो ये जल और स्थल दोनों स्थानों में वास करते हैं। तो ये था आज का वीडियो और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे हम इसमें चर्चा करने जाएंगे पौधों का वर्गीकरण, और पौधों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।